आइएगा, तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, हाउ टू असाइन एम्प्लॉय कॉस्ट। या मैं बोलूं असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। देखिएगा, हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है कि अब आपने अगर एम्प्लॉइज कॉस्ट पता कर ली है, तो अब आप उसको असाइन कैसे करोगे। असाइन मतलब उसको चार्ज कैसे किया जाएगा। लिखें पॉइंट नंबर 1, where the employee services are traceable to any particular cost object, to any particular cost object. Then must be assigned to such cost object, where the employee services are traceable to any particular cost object। यानी अगर मान लीजिए हमें ये पता है कि उस एम्प्लॉय ने किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर काम किया या किस पर्टिकुलर जॉब वर्क पर काम किया, और उसकी कॉस्ट प्योरली उसी जॉब वर्क से रिलेटेड है, तो मैं आसानी से उसकी कॉस्ट क्या कर सकता हूं, उस जॉब पर चार्ज कर सकता हूं। लिखें पॉइंट नंबर 2, where the employee cost are not directly traceable, not directly traceable to cost object, to cost object. These may be assigned, these may be assigned
ऑन सुटेबल बेसिस, यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं है, वो कभी किसी कॉस्ट प्रोजेक्ट पर काम करता है, कभी किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर काम करता है, या मोर देन वन कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल बेसिस ढूंढना पड़ेगा, और फिर हम उस एम्प्लॉय कॉस्ट को क्या कर देंगे, उस सुटेबल उन एक सुटेबल रेशो को लेते हुए उसे हम एलोकेट कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, amortized separation cost, amortized separation cost related to voluntary retirement, retrenchment, etc. for the period shall be treated as indirect cost and assigned to cost objects in appropriate manner. However, unamortized unamortized separation cost related to discontinued operations, discontinued operation shall
not be amortized, shall not be amortized remaining period shall not be amortized over the remaining period. It should be transferred to costing P&L. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझिएगा इस पॉइंट को। अब आप देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए आपने अपने यहां पर वॉलेंट्री रिटायरमेंट की एक स्कीम लगाई थी, ठीक है। अब उसकी वजह से आपको क्या हुआ, कुछ वॉलेंट्री रिटायरमेंट पर खर्चा करना पड़ गया। मान लो आपका वो खर्चा हुआ 5 लाख। अब उसका बेनिफिट आप ये मानते हो कि 5 साल तक मिलेगा, तो हर साल आप उस सेपरेशन कॉस्ट का डिवाइड बाय 5 करके 1 लाख अपनी कॉस्ट का हिस्सा मान रहे थे। ऐसा हमारा CAS 7 बोलता है। लेकिन अब क्या हुआ, मान लो हमने वो जो सेपरेशन कॉस्ट के 5 लाख रुपए खर्च किए थे, समझ रहे हैं, वो हमारी एक टेक्सटाइल मिल में हमने क्या किया था, VRS स्कीम चलाई थी। अब उस टेक्सटाइल मिल में जो VRS स्कीम चलाई, उसकी वजह से 5 लाख का खर्चा हुआ और हमने ये सोचा कि इसको 5 सालों में हम राइट ऑफ करेंगे तो 1-1 साल का बेनिफिट आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर में ही हमारी ये टेक्सटाइल मिल बंद हो गई। अब हमने करंट ईयर में 1 लाख रुपए तो अमोर्टाइज कर दिए, तो हमें उसका बेनिफिट तो मिल गया। अब हमारे पास जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट था 4 लाख, चूंकि आपका वो बिजनेस क्या हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया या बंद हो गया, तो अब मैं उसे रिमेनिंग पीरियड में राइट ऑफ नहीं कर सकता। इमीडिएटली जो भी अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है, वो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट मुझे कहां डालना पड़ेगा, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की, हम उसको असाइन या उसको हम किस तरह से अपने बुक्स में चार्ज करेंगे। पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, एंड other such cost shall be treated as overhead, shall be treated as overhead। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय को आपने ट्रेनिंग दी या उसको रिक्रूट करने के लिए आपने खर्चा किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया कि भैया हम अपने यहाँ पर एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने वाले हैं, तो आपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर दिया। अब आपके पास उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर कई सारे कैंडिडेट्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया,
तो आपने उन कैंडिडेट्स को क्या किया, इवेल्युएट किया, शॉर्ट लिस्टिंग की कि भैया कौन कौन से कैंडिडेट को हमें बुलाना है, कौन कौन से कैंडिडेट को नहीं बुलाना। बात को समझना, हम क्या बोल रहे हैं कि ये असाइनमेंट तो है, एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा है, लेकिन ओवरहेड का पार्ट है। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे अपने यहां पर कैंडिडेट अपॉइंट करने थे, उसके लिए मैंने एडवर्टिजमेंट दिया। तो एडवर्टिजमेंट का जो खर्चा है, क्या वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है? नहीं, वो ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फिर उसके बाद अब मेरे पास उस एड को देखकर कई सारे कैंडिडेट्स के क्या आ गए, सीवी आ गए। अब मैंने उन कैंडिडेट्स को इवेल्युएट किया कि भैया किसको शॉर्टलिस्ट करना है, किसको नहीं करना है, तो फिर कुछ खर्चे हुए। फिर मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, तो मैं जिस जगह पर इंटरव्यू ले रहा हूं मुझे वहां कुछ खर्चा करना पड़ गया। हो सकता है कि मैंने उन कैंडिडेट्स को जिनको शॉर्टलिस्ट किया है उनके ट्रेवलिंग के खर्चे उठाए हों। हो सकता है कि मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने के लिए या कैंडिडेट्स को या एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के लिए किसी प्लेसमेंट एजेंसी की सहायता ली हो, तो मैंने उसे प्लेसमेंट एजेंसी को कुछ पैसा दिया होगा। प्लस अब जो एम्प्लॉय अपॉइंट हो गए उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो ये जितनी भी इस तरह की कॉस्ट हैं जो कि एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं या एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं, तो उन सबको ओवरहेड माना जाएगा। क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को समझ आ रही है? हम ये बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका असाइनमेंट कैसे होने वाला है। ठीक है, तो हम इसे क्या मानेंगे, ओवरहेड मान लेंगे। लिखे पॉइंट नंबर 5, ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम shall be assigned overtime premium shall be assigned directly to cost object. अगर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय को हमने किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए यानी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए उसे अगर ओवर टाइम प्रीमियम दिया है, तो वो जो ओवर टाइम प्रीमियम होगा वो प्रॉपरली उसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर असाइन किया जाएगा। क्लियर बिल्कुल? और may be treated as overheads। और उन्हें ओवरहेड का हिस्सा भी माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। आइडल टाइम कॉस्ट shall be assigned directly to cost object। डायरेक्टली टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट।
or may be treated as or may be treated as ओवरहेड्स। तो लीजिए, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए रिलेटेड टू असाइनमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज कॉस्ट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओवर टाइम पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ओवर टाइम का मतलब क्या हो गया? जब आपने ओवर टाइम किया, एक पर्टिकुलर जॉब वर्क के लिए ओवर टाइम किया, तो उसी पर चार्ज करोगे। और अगर मान लो आपने नॉर्मली ओवर टाइम कर रहे हो क्योंकि आपके पास एक जनरल काम रहता है, ओवर टाइम करवाया जाता है, तो फिर वो ओवरहेड का पार्ट। यानी मेरी बात को समझना, असाइनमेंट करने का मतलब हो गया, क्या हम उसे डायरेक्टली उस जॉब वर्क पर या उस प्रोडक्ट पर असाइन कर पा रहे हैं, या हम उसे एज अ ओवरहेड का पार्ट मानते हुए अपनी ओवरहेड कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। आइए, अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, डायरेक्ट मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए कोई कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हो, तो वो कहलाती है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। सेपरेटली इन कॉस्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को कॉस्ट स्टेटमेंट में सेपरेटली दिखाया जाएगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, shown as part of related overheads, that is manufacturing, administration, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपकी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, तो डायरेक्ट कॉस्ट को आप प्रेजेंट करोगे कॉस्ट स्टेटमेंट में सेपरेट हेडिंग में। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट है, तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट को हम, चूंकि वो किस तरह के ओवरहेड से रिलेट करती है, अगर वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ जुड़ जाएगी। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ जाएगी। अगर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में चढ़ जाएगी, में जुड़ के आ जाएगी।
पॉइंट नंबर 10, डिस्क्लोजर्स। एम्प्लॉइज कॉस्ट से रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स आपको देने होंगे। Cost statement must disclose the following. The following. Employee cost related to capital work. Separation cost payable to employees. Abnormal cost penalties and damages paid. Subsidy, grant, or incentive which reduce एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको सेपरेटली दिखाएंगे, और एम्प्लॉय कॉस्ट incurred in foreign exchange. ये लीजिए, तो CAS 7 बोलता है इन बातों को आपको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा।